विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 10,000 भारतीय इराक में फंसे हैं। इराक में रह रहे भारतीयों के परिजन परेशान हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिनका उनके परिजनों से संपर्क नहीं हो सका है। कल कैबिनेट की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया गया। सुषमा स्वराज ने इराक के ताजा हालात की जानकारी दी। इसमें अधिकतर लोग पंजाब के हैं। इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात की। बादल ने कहा कि राज्य के निवासियों को इराक से लाने का तमाम खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। Minister Mr. Sukhbir Badal and I met with the foreign minister and we discussed the whole issue at length. Fortunately, while we were there, news came that our boys are safe there. So that is a big relief. नेसवाड़िया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद पहली बार प्रीति जिंटा ने ट्वीट किया। ट्वीट कर प्रीति ने साफ कर दिया कि वो किंग्स 11 पंजाब में अपना शेयर नहीं बेचेंगी और ना ही वो अमेरिका में बसने जा रही हैं। उन्होंने पूरे मामले में सपोर्ट करने के लिए अपने फैंस को शुक्रिया कहा। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कल कहा कि प्रीति जिंटा अपना बयान दर्ज कराने को तैयार है। उन्होंने बताया कि प्रीति ने जांच में पुलिस को सहयोग का भरोसा दिया है। प्रीति ने अपने वकील के जरिए बताया है कि वो बयान दर्ज कराने जल्द मुंबई आ रही है। मुंबई पुलिस ने बीसीसीआई को भी एक चिट्ठी लिखकर 30 मई को स्टेडियम में मौजूद 19 कैमरों के फुटेज की मांग की है। बीसीसीआई ने अब तक 5 सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपे हैं, जिनकी पड़ताल जारी है। नेसवाड़िया के पिता और बॉम्बे डाइंग के मालिक नुस्ली वाडिया को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली है। दर्ज शिकायत के मुताबिक 16 जून को धमकी भरे 5 कॉल आए, जबकि एक मैसेज आया। सभी कॉल और मैसेज नुस्ली वाडिया के पीए के फोन पर किए गए। फोन करने वाले ने कहा कि लड़की को परेशान मत करो, कारोबार में नुकसान उठाना पड़ेगा। क्राइम ब्रांच को शक है कि लड़की का मतलब प्रीति जिंटा से हो सकता है। वहीं धमकी भरे एसएमएस में नीचे रवि पुजारी का नाम लिखा हुआ था। नुस्ली वाडिया ने क्राइम ब्रांच में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 506(2) के तहत केस दर्ज किया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के मुताबिक फोन नंबर ईरान का लगता है। पुलिस वॉइस बैंक से आवाज की जांच करेगी। एनडीए सरकार के सामने महंगाई बड़ी मुसीबत बनकर सामने आई है। इस समस्या से निपटने के लिए कल प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रामविलास पासवान, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, दोनों मंत्रालयों के राज्य मंत्री और उनके अलावा उमा भारती और अनंत कुमार भी मौजूद थे। इस बैठक में महंगाई को रोकने के तमाम उपायों पर चर्चा हुई। मीटिंग में मौजूद मंत्रियों ने महंगाई को लेकर अपना प्रेजेंटेशन दिया। वहीं मोदी ने हिदायत दी कि खाने की चीजों के साथ साथ उर्वरक पर भी नजर रखी जाए। प्रधानमंत्री ने सभी बड़े राज्यों की बैठक बुलाने और समस्याओं का निपटारा करने की भी अपील की। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कल अहम फैसले लिए गए। सबसे पहला फैसला ईजीओएम और जीओएम को लेकर हुआ। कैबिनेट ने ईजीओएम और जीएम को खत्म करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर मुहर लगा दी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बड़ी संख्या में जीओएम की जरूरत नहीं है। सभी मंत्रालयों के मंत्री अपने विभाग से जुड़े फैसले खुद लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करेंगे। जिस तरह से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बिना पर सरकारें चला करती थी, इस सरकार में निर्णय किया गया कि इसे समाप्त किया जाएगा और सारे विभागों के निर्णय विभाग के मंत्री लेंगे और जहां आवश्यकता होगी प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करेंगे। केंद्र और राज्यपाल का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के गवर्नर के शंकर नारायण ने दावा किया है कि उनसे पद छोड़ने को कहा गया। राज्यपाल के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने उन्हें फोन कर कहा कि आप इस्तीफा दें। हालांकि उन्होंने गोस्वामी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच खबर ये भी है कि नागालैंड के राज्यपाल अश्विनी कुमार भी इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्हें गृह मंत्रालय से त्यागपत्र देने को कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री बनाए जाने के बाद राजनाथ सिंह को बीजेपी अध्यक्ष पद छोड़ना है, लेकिन अब तक ये सस्पेंस बना हुआ है कि नया अध्यक्ष कौन होगा और कब ऐलान होगा। वैसे सूत्रों के मुताबिक इस रेस में मोदी के करीबी माने जाने वाले अमित शाह का नाम सबसे आगे चल रहा है। पार्टी महासचिव जेपी नड्डा का नाम भी उछला है, लेकिन लोकसभा चुनाव में यूपी के प्रभारी के तौर पर और गुजरात के संगठन में अपना हुनर दिखाने वाले अमित शाह का नाम आगे है। वैसे फैसला मोदी और संघ को लेना है। संकेत मिल रहे हैं कि बजट सत्र के तुरंत बाद बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। आज बिहार में 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान है। सत्ताधारी जेडीयू के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कल ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी जेडीयू उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। नीतीश कुमार ने उनसे समर्थन देने की अपील की थी। आरजेडी विधायकों के साथ लंबी बैठक के बाद लालू ने यह फैसला सुनाया।
नीतीश कुमार जी ने अपील किया था, उस अपील को ध्यान में रखते हुए और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, अपने सिद्धांतों को हम याद करते हुए पूरे बिहार की जनता से हमारा अपील है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष ताकतों में विश्वास रखने वाली जनता से हम जीतेंगे। लालू के ऐलान से गदगद नीतीश ने उन्हें धन्यवाद दिया। राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 117 वोटों की जरूरत है, लेकिन दोनों पार्टियों में बागी विधायकों की वजह से समीकरण बिगड़ गया है। हार के डर से छोटे भाई और बड़े भाई ने हाथ मिला लिया है। सिद्धांत, नैतिकता और स्वाभिमान तार तार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज की इस बैठक में निर्णय लिया है कि हम राजद जदयू गठबंधन को हराने के लिए जो दो निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हम अपना वोट देंगे। जेडीयू के दो उम्मीदवारों को निर्दलीय उम्मीदवार साबिर अली और अनिल शर्मा ने चुनौती दी है। लालू और नीतीश के एक साथ आने के बाद बीजेपी ने भी निर्दलियों के समर्थन का ऐलान कर दिया। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश लालू के हाथ मिलाने पर निशाना भी साधा। दिल्ली में जारी सियासी खींचतान के बीच आम आदमी पार्टी ने बैठक की और पार्टी ने 3 रिजोल्यूशन पास किया। केजरीवाल ने मांग की कि दिल्ली विधानसभा को भंग कर तुरंत चुनाव कराया जाए। पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पद और पैसे का लालच देकर उनके विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। आम आदमी पार्टी नए कानूनी पचड़े में फंस गई है। पार्टी की मान्यता पर भी संकट मंडराने लगा है। दरअसल मान्यता लेने के लिए पार्टी ने जिन 100 लोगों की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी थी, उनमें से 2 लोग जनराज्य पार्टी के सदस्य थे। नियम के मुताबिक हलफनामा देने वाले लोगों का किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जनराज्य पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है और पार्टी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इसी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी और साजिश की धाराओं के तहत केस दर्ज हो गया है। 20 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी। रेप के आरोपों में घिरे मंत्री निहाल चंद मेघवाल की मुसीबत बढ़ती जा रही है। अब उन पर पीड़ित ने धमकी देने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निहाल चंद पर फौरन कार्रवाई की मांग करते हुए कांग्रेस महिला मोर्चा ने दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन मेघवाल ने साफ साफ इस्तीफे से इनकार कर दिया और कहा कि वो जो कहेंगे कोर्ट में ही कहेंगे। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र के हंगामेदार होने की आशंका है। महिलाओं की सुरक्षा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और बिजली कटौती जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पहले से घिरी हुई है। वहीं सत्र के दौरान बीजेपी और बीएसपी इन मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल यानी 20 जून को सदन में बजट पेश करेंगे, जो वित्त मंत्री भी हैं। आज शिवसेना का 48वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आज मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर उद्धव कुछ अहम मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। मध्य प्रदेश पीएमटी फर्जीवाड़े में एसटीएफ ने राज्य भर के मेडिकल के करीब 500 संदिग्ध छात्र छात्राओं की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक 85 छात्र गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अकेले इंदौर में 150 छात्रों की गिरफ्तारी के आदेश हैं। सागर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और भोपाल में भी धरपकड़ चल रही है। जिन छात्रों को नोटिस जारी किया गया है, उन पर फर्जी तरीके से पीएमटी परीक्षा पास करने का आरोप है। एसटीएफ के मुताबिक 2012 और 2013 के पीएमटी में आरोपियों ने गलत तरीके से परीक्षा पास की थी। इसे गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 जून को एसटीएफ से सख्त और तेजी से कार्रवाई का आदेश दिया था। इस मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री उमाकांत शर्मा की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े नाम हैं, जिनकी जांच एसटीएफ नहीं कर रही। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस की वैन हादसे का शिकार हो गई। बताया जाता है कि वैन में 29 लोग सवार थे, जिनमें पीएमटी फर्जीवाड़े के 13 आरोपी छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। हादसे में 16 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया। जयपुर में एक बुजुर्ग दंपत्ति को उनके बड़े बेटे ने ही घर से बाहर निकाल दिया। आरोप है कि आरोपी बेटा अपने पिता की जायदाद हड़पने के लिए उन पर दबाव डाल रहा था। ऐसा नहीं करने पर आरोपी ने अपने माता पिता को 4 दिन तक घर के बाहर बैठने पर मजबूर कर दिया। थक हार कर बुजुर्ग दंपत्ति पुलिस की शरण में पहुंचे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें डराया धमकाया और शिकायत वापस लेने की धमकी तक दे डाली। पुलिस वालों ने कहा कि अब अच्छे दिन नहीं बुरे दिन आ गए हैं। आखिरकार मामला दर्ज हुआ
5 दिन बाद आसपास के लोगों की मदद से बुजुर्ग दंपत्ति अपने घर में पहुंचे। बेंगलोर की रहने वाली महिला से दिल्ली में रेप की वारदात हुई। आरोप बेंगलोर के ही एक ट्रैवल एजेंट पर है, जिसने नौकरी दिलाने के बहाने रेप किया। कल पीड़ित ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मैनपुरी में 2 छात्राओं से छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपियों ने छात्रा के भाइयों से जमकर मारपीट की और एक भाई का गुप्तांग तक काट डाला। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में 8 साल की बच्ची से छेड़खानी हुई। आरोप ट्रेन के एक वेंडर पर है। जैसे ही इसका पता चला, लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की और उसे बरेली जीआरपी के हवाले कर दिया। हरियाणा के यमुनानगर में निगम पार्षद ने एक बाहुबली पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया है। वारदात के वक्त पार्षद अपने दफ्तर में अकेली थी। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर में 66 साल की बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उस वक्त बुजुर्ग महिला घर में अकेली थी। जांच में पता चला है कि मौके से कोई सामान गायब नहीं है। सामान बिखरे पड़े थे और एंट्री फ्रेंडली थी। ऐसे में हत्या की साजिश गहरा गई है। दिल्ली के अलीपुर में बुधवार को एक शख्स ने अपनी पत्नी, साले और ससुर को गोलियों से छलनी कर दिया। फिर उसने खुद को भी गोली मार ली। जिस लड़के की हत्या हुई, कल उसकी बारात निकलने वाली थी। अब तक ट्रिपल मर्डर और सुसाइड की वजह साफ नहीं हो पाई है। नवी मुंबई में चलती ट्रेन में हुई हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। 12 जून को ट्रेन में चाकू मारकर आरोपियों ने युवक की जान ले ली थी। पुलिस के मुताबिक यह कत्ल लुटेरों ने की है। पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में एक बिजनेसमैन और उनके 2 भाइयों की बेरहमी से पिटाई की गई। मामला दिल्ली के करोल बाग इलाके का है। पीड़ित के मुताबिक दूसरे ऑटो पार्ट्स कारोबारी ने गुंडों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही आरोपी कारोबारी और बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी में है। गाजियाबाद पुलिस ने चेन छीनने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसका मास्टरमाइंड एक जिम इंस्ट्रक्टर है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी बड़े घर से ताल्लुक रखता है। शादीशुदा होने के बाद भी उसकी एक गर्लफ्रेंड है और उसी का खर्च पूरा करने के लिए इसने झपटमारी का गैंग बनाया था। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी DERC ने बिजली कटौती को लेकर बिजली सप्लाई करने वाली 3 कंपनियों को नोटिस जारी किया है। तीनों कंपनियों से पूछा गया है कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 30 मई से हो रही कटौती को गंभीरता से लेते हुए DERC ने 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा का मुंबई में बना घर नीलाम हो गया। उसके लिए 372 करोड़ की बोली लगी। नीलामी में 8 लोग शामिल हुए। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने केंद्र सरकार को खत लिखा है और बंगले का अधिग्रहण करके राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर नदियां उफान पर हैं। बारिश की वजह से भागीरथी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं रात करीब 11:15 बजे उत्तरकाशी के यमुना घाटी में भूकंप की भी खबर आई। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.9 थी। रुद्रप्रयाग जिले के कुछ हिस्से में भी कल मूसलाधार बारिश हुई। मीरपुर में आज भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा। 2-0 से सीरीज पर कब्जा जमा चुकी टीम इंडिया तीसरे वनडे को जीतकर क्लीन स्वीप करना चाहेगी। वहीं बांग्लादेश की टीम आखिरी मैच जीतकर अपनी साख बचाने की कोशिश करेगी। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मोहम्मद अशरफुल पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग के दौरान मैच फिक्सिंग करने के आरोप में 8 साल का बैन लगाया गया। अशरफुल ने पिछले साल आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट के सामने मैच फिक्स करने की बात कबूली थी। बात फीफा वर्ल्ड कप की। 2010 का विजेता स्पेन वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो गया। स्पेन को चिली ने 2-0 से मात दे दी। शुरू के दोनों मुकाबले में मिली हार की वजह से स्पेन को बाहर होना पड़ा। रोमांचक मुकाबले में चिली की जीत के साथ ही जश्न का दौर शुरू हो गया। सेंटियागो में फुटबॉल प्रेमी हजारों की संख्या में सड़क पर उतर आए, एक दूसरे को बधाई दी और जमकर झूमे नाचे। विश्व चैंपियन स्पेन की हार पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया और कहा कि स्पेन के लिए 2014 का वर्ल्ड कप खत्म। उन्होंने लिखा कि ये दुखद है लेकिन सत्य है। वहीं क्रिकेटर युवराज सिंह ने ट्वीट कर कहा कि स्पेन के विश्व कप से बाहर होने पर यकीन नहीं हो रहा। वहीं फीफा वर्ल्ड कप के एक और रोमांचक मुकाबले में क्रोएशिया ने कैमरून को 4-0 से हरा दिया।
दूसरे मैच में नीदरलैंड के साथ मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया 3-2 से हार गया।